जो बिंदु P है ये दीर्घवृत्त पर स्थित है, तो मतलब दीर्घवृत्त को संतुष्ट करेगा। कोई बिंदु जैसे P है वो दीर्घवृत्त पर स्थित है जो दीर्घवृत्त को संतुष्ट करेगा। तो इस कंडीशन में जब बिंदु P दीर्घवृत्त पर स्थित हो तो क्या कंडीशन बनेगी, इस दीर्घवृत्त को क्या करेगा, वह दीर्घवृत्त को संतुष्ट करेगा। मतलब मैं कहना चाहूंगा ये x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि x बिंदु पुट करना है x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1। इस प्रकार से मुझे ये मान प्राप्त हुआ। जब बिंदु P दीर्घवृत्त के ऊपर स्थित हो तो मुझे समीकरण प्राप्त होने वाली है x1 का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 0 प्रकार का आपको क्या प्राप्त होने वाला है, समीकरण प्राप्त होने वाला है। लेकिन मैं जैसे ही कहूं कि कोई बिंदु P दीर्घवृत्त के बाहर है, केस सेकंड, जब भी दीर्घवृत्त के बाहर स्थित है तो इस कंडीशन का मतलब है कि S1 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, S1 ग्रेटर देन 0 मतलब कहने का मतलब ये है कि x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर ग्रेटर देन 1। जब कंडीशन ये होगी जब बिंदु P दीर्घवृत्त के बाहर स्थित हो, तो अपन ने परवलय के लिए भी देखा था, यही चीज अपन ने वृत्त के लिए भी देखा है। तो जब कोई बिंदु P दीर्घवृत्त के बाहर हो तो जो अपने पास जो दीर्घवृत्त के सापेक्ष कोई बिंदु की स्थिति होगी वो इस प्रकार से होगी। अपन से पूछ सकता है कि कोई बिंदु है, कोई बिंदु दे रखा है जैसे 3,4, कोई अपन को दीर्घवृत्त दे रखा है तो वो पूछ सकता है कि ये बिंदु दीर्घवृत्त के बाहर है, अंदर है या फिर दीर्घवृत्त के ऊपर है। तो इस कंडीशन में यदि ये चीज अपन को प्राप्त होती है या फिर मैं ये कहूं कि x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन क्या हो, 0। तो इस कंडीशन को मैं कहूंगा कि जो बिंदु P है वो दीर्घवृत्त के कहां है, बाहर स्थित है। एक बार नोट कीजिए। केस थर्ड के बारे में देखेंगे। केस थर्ड क्या है, जब बिंदु P दीर्घवृत्त के अंदर स्थित हो तो क्या कंडीशन होगी। अब ये जो अपना ग्रेटर देन 0 था ये क्या बदल जाएगा, लेस देन 0 में। मतलब जो मेरे पास दीर्घवृत्त पर वो दीर्घवृत्त के सापेक्ष वो बिंदु यदि दीर्घवृत्त के अंदर स्थित है कहीं ना कहीं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, s, या फिर मैं कहूं कि s1 लेस देन 0, s1 लेस देन 0। मतलब तीन कंडीशन अपने पास बन के आए। क्या बनी वो वापस से याद करते हैं। इसी चीज में अपन ने वृत्त के लिए देखी, यही चीज अपन ने परवलय के लिए देखी। क्या कहा मैंने, कोई या वक्र का, चलो मैं कॉमन लेता हूँ सभी को कॉमन नाम से, कोई वक्र पर कोई बिंदु स्थित होता था तो s1 बराबर क्या कहता था, 0। जब कोई वक्र के बाहर स्थित होता था कोई बिंदु तो उसको क्या करते थे, s1 ग्रेटर देन 0। और यदि कोई वक्र के अंदर स्थित होता था तो s1 लेस देन 0। इन तीन चीजों का प्रयोग किया था अपन ने। मतलब परवलय के लिए, दीर्घवृत्त के लिए और वृत्त के लिए अपन इसी चीज को देख रहे हैं कि S1 का मतलब है, S का मतलब है वक्र। वक्र किसका है, जैसे दीर्घवृत्त का वक्र है, परवलय का वक्र है या फिर वृत्त का वक्र है। जैसे जैसे टॉपिक अपन ने पढ़ा अपने वो नाम के साथ जोड़ते थे। मैंने कहा कि यहाँ पर अपन जो S है वो दीर्घवृत्त है और S1 का मतलब है कि दीर्घवृत्त के समीकरण में x1, y1 बिंदु पुट कर चुके हैं। बिंदु बाहर के सापेक्ष पुट कर चुके हैं, बिंदु दीर्घवृत्त के ऊपर हो तब पुट कर चुके हैं और बिंदु दीर्घवृत्त के अंदर हो तब जाकर अपन इसमें पुट कर चुके हैं। तो ये कंडीशन, तीन कंडीशन अपन ने देखी। अब देखते हैं तो अपन से वो सवाल पूछ सकते हैं। देखो तो एक सवाल अपन करते हैं, इसके सापेक्ष करते हैं, एक सवाल कर ही लेते हैं। चलो एक सवाल देखते हैं। उसने कहा कि दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 1 के सापेक्ष बिंदु 2,3 की स्थिति ये पूछ सकता है।
ये एक ही बार प्रश्न पूछा गया है, वो भी परवलय के लिए अपन से पूछा गया था, लेकिन फिर इसके लिए देख लेते हैं क्या किया। जब बिंदु की स्थिति अपन देख रहे हैं, चलो देखो S1, जैसे अपन ने S1 का मतलब है कि बिंदु, इसमें अपन को क्या करना है, पुट करना है। मतलब S1 का मतलब क्या हो गया, x1 का स्क्वायर अपन 9 प्लस y1 का स्क्वायर अपन 4 माइनस का 1, जो भी होगा जो पता चल जाएगा। S1 जैसे अपन x1 और y1 का पुट किया, S1 का मतलब 2 का मतलब 4 बटा 2 प्लस 3 का मतलब कितना हो गया, 3 किया 9 बटा 4 माइनस का 1, तो क्या कॉमन आ जाएगा अपने 36, तो कितना जाएगा 4 4 16 प्लस 9 है, हाँ नाम का 81 माइनस का 1, तो कितना हो गया यहाँ से S1 बराबर 16 और ये 7 और ये कितने के 9, 97 माइनस 36 बटा 36, मतलब कितना हो गया ये 1, और यहाँ से 9 में से 3 जाएगा तो 6 बटा 36, मतलब यहां से मुझे ये प्राप्त हो रहा है मेरे को 0 से बड़ा। क्या प्राप्त हो गया, ये 0 से बड़ा, तो S1 का मान 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि जो बिंदु 2,3 है वह दीर्घवृत्त जो ये दे रखा है इसके बाहर स्थित है, y² 4 बराबर, जैसे इसके कहाँ स्थित है, बाहर स्थित है। इस प्रकार से हम इसको पता करते हैं। यदि ग्रेटर देन 0 को प्राप्त हो रहा है, जैसे ग्रेटर देन 0 प्राप्त हो रहा है तो कहेंगे कि बिंदु बाहर स्थित है, लेस देन 0 प्राप्त हो रहा है तो कहेंगे बिंदु अंदर स्थित है, और बराबर 0 को अपन प्राप्त हो जाए, S का मान S1 का मान बराबर 0 प्राप्त हो जाए तो अपन कहेंगे कि दीर्घवृत्त के ऊपर ही कहीं ना कहीं वो बिंदु P स्थित है। अब छोटी छोटी परिभाषा है जिनको देख लेते हैं और उनसे संबंधित एक सवाल है जो कर लेते हैं। मैंने कहा था जिस शब्दावली का प्रयोग अपन कर रहे हैं, सभी जब कर जो भी आकृतियां अपन पढ़ने वाले हैं 2D के अंदर, सभी में उसी चीज का प्रयोग करते हुए चीजों को सीखेंगे, जिससे कि अपन को अलग अलग चीजें याद नहीं करनी पड़ती और समझने में क्या होती है, आसान होती है। देखो सबसे बड़ी बात आती है स्पर्श युग्म की। स्पर्शी युग्म के लिए क्या समीकरण होती थी, SS1 बराबर T1 का स्क्वायर या T का स्क्वायर। क्या होता था, SS1 बराबर T का स्क्वायर। स्पर्शी युग्म क्या होता था, स्पर्शी युग्म क्या होती थी, कोई दीर्घवृत्त है या फिर कोई वक्र है, वक्र की बात करेंगे अपन, इससे 2 स्पर्श रेखाएं अपने दीर्घवृत्त पर बनाए, तो जो ये स्पर्श रेखा अपने पास बनी, बिंदु P और Q मान ले, चलो P और एक Q मान, ये बिंदु P और Q, ये बिंदु मान लो मैं R मान लो, तो जो ये अपने पास 2 स्पर्श रेखाएं ये बनी है ना, जैसे RP और RQ, तो ये अपने T और ये T' मान लो इनको, तो इसी को तो करते थे अपन स्पर्श युग्मी, स्पर्श युग्मी जोड़ा, स्पर्श रेखाओं का जोड़ा, तो इसमें जो समीकरण आती थी वो ऐसा थी। अभी ने कहा था कि इसका मतलब होता है दीर्घवृत्त x/a² प्लस y/b² माइनस, या फिर -1 लिख दो, और S1 का मतलब होता था बराबर लिखता था, फिर मैं यहाँ 3 बराबर मतलब लगभग बराबर का चिन्ह लगाता फिर यहाँ पे। अब देखो S1 का मतलब क्या होता था, मैं x1 और y1 की जगह बिंदु P पुट कर देता हूँ, x1 का स्क्वायर अपॉन a² प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन b² माइनस 1, ये मेरे पास S1 का क्या होता है, मेरे पास समीकरण होता है। और स्पर्श रेखा का समीकरण होता है, अपन ने काट कर देख लिया, ये टेंजेंट है, क्या होता था, x1 अपॉन a² प्लस y1 अपॉन b² माइनस 1, इस प्रकार से होता था। यदि अपन को SS1 बराबर T² के रूप में लिखते हैं तो क्या होगा, ये देखो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² माइनस का एक कोष्टक x1 का स्क्वायर अपॉन a² प्लस y1 का स्क्वायर अपॉन b² माइनस का 1 बराबर, जो मुझे प्राप्त होता है वो क्या होता है, x1 प्लस a² प्लस y1 अपॉन b² बराबर माइनस का 1 का होल स्क्वायर। ये मुझे स्पर्श युग्म का क्या होता था, समीकरण। स्पर्श युग्म का समीकरण याद रखने के लिए मैंने केवल इतना कहा था कि SS1 बराबर T² याद रखना है, SS1 बराबर T² याद रखना है, और मैंने S को हमेशा कर्व बोला है, आकृति बोली है, और T को मैंने क्या कहा है, स्पर्श रेखा कहा। अब वो जैसे जैसे कर्व अपन पढ़ते गए, जैसे परवलय के लिए कहा तो परवलय को S माना अपन दीर्घवृत्त के लिए पढ़ रहे हैं तो दीर्घवृत्त को S मान रहे हैं। S1 का मतलब है कि बिंदु P, जो बिंदु यहाँ पर R है, x1, y1 को मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर पुट कर दिया,
पुट कर देना है। पुट जैसे किएंगे अपन ने किया दीर्घवृत्त के, तो उसका मान नाम हो गया S1। मतलब जो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर 1 होता था, वहां पर x1 और y, जो x और y की जगह x1 और y1 अपन ने पुट कर दिया, इसलिए ऐसा हुआ है। फिर देखते हैं इससे संबंधित भी अपन से वो सवाल कभी कभी पूछ लेता है। देखो इससे संबंधित एक सवाल लिखते हैं, दीर्घवृत्त की स्पर्श युग्मी का समीकरण ज्ञात करो यदि बिंदु P में इसको मान रहा हूं इस बार, बिंदु P के निशान क्या हो 3,0 हो, और दीर्घवृत्त क्या है, दीर्घवृत्त मान रहा हूं मैं x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 बराबर। अब देखो इस दीर्घवृत्त के ये बिंदु दे रखा है अपन को 3,0 और ये दीर्घवृत्त है x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 1। इसके सापेक्ष अपन को या फिर इसकी स्थिति के आधार पर अपन को क्या निकालना है, स्पर्श युग्म का क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। पहले तो वो चीजें याद रखते हैं कि स्पर्श युग्म क्या होती है, स्पर्श युग्मी कहूं या फिर स्पर्शी युग्म कहूं तो क्या होती थी S1 बराबर t स्क्वायर। सबसे पहले ये चीज याद होनी चाहिए। S क्या होता है, S का मतलब होता है S बराबर x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4, ये तो मेरा, और माइनस का 8। S1 का मतलब क्या होता है, मैंने बिंदु 3,0 पुट कर देता हूं इस समीकरण के अंदर। जैसे मैंने समीकरण के अंदर 3,0 पुट किया, 1 प्लस जैसे यहाँ 0 तो 0 और ये माइनस का 1, मतलब S1 का मान मेरे पास क्या प्राप्त हो गया 0। ऐसे में जहां मैं t का मान निकाल रहा हूं तो t का मान क्या होता था x1 का मान कितना 3, 1 का a स्क्वायर मतलब 9, ये y का मान तो क्या हो गया मेरे पास 0 और माइनस का 1 बराबर इतना बराबर तो पहले लिखा हुआ है, तो ये चीज हमको लिखनी है। इसका मान क्या आ गया 0। अब हम लोग क्या मान, सीधा मान पुट करना है S1 बराबर t स्क्वायर। S का मान तो क्या हुआ x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1। S1 का मान क्या प्राप्त हुआ, S का मान हमको 0 प्राप्त हुआ, बराबर t स्क्वायर का मतलब 3x अपॉन 9 माइनस का 1, इसका क्या स्क्वायर। ये तो मेरे पास 0 हो गया पूरा पद, तो यहाँ क्या प्राप्त हो गया, ये कितनी बार हो गया 3 बार, तो x अपॉन 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो किसे प्राप्त हुआ अपन को गुणा करता हूं मैं उधर बराबर 0, तो क्या प्राप्त हुआ x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x बराबर 0। और ये जो मुझे समीकरण प्राप्त हुआ है वो स्पर्श युग्म का समीकरण प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से अपन स्पर्श युग्म का क्या निकालते हैं, समीकरण निकालते हैं। एक बार देख लीजिए इसको। फिर एक चीज निकालेंगे अपन स्पर्श जीवा। एक है अपने पास स्पर्श जीवा, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। स्पर्श जीवा होती है t बराबर 0, सीधा पता है। जो स्पर्श जीवा होती है वो क्या होती है, t बराबर 0 होती है, और t का मान अपन ने देखा x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 ले लो तो आप, तो ये समीकरण मुझे प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं स्पर्श जीवा का समीकरण। तो अपन को चीजें वापस से याद करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या चीजें अपन को प्राप्त हुई है। देखो मैंने कहा था कि किसी भी वक्र के लिए स्पर्श युग्म का समीकरण क्या होता था, S1 बराबर t स्क्वायर, ये होता था स्पर्श युग्म के लिए। ये समीकरण हमेशा सभी वक्रों के लिए होता था। मैं परवलय की बात करूंगा तो परवलय की समीकरणों का उपयोग करूंगा, स्पर्श रेखा भी परवलय की होगी। दीर्घवृत्त की जब बात करूंगा तो दीर्घवृत्त की समीकरण होगी, और दीर्घवृत्त के सापेक्ष स्पर्श रेखा की समीकरण होगी। मैं वृत्त की बात करूंगा तो वृत्त की समीकरण की प्रयोग करूंगा, और स्पर्श रेखा की बात करूंगा तो वृत्त की स्पर्श रेखा की ही बात करूंगा। ऐसे अपने कहा स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, स्पर्श रेखा को बदलते काटते रहो t बराबर 0। अब ये भी वही है,
स्पर्श, ये भी वही है। अलग अलग वक्र के लिए, अलग अलग आकृतियों के लिए अलग अलग प्रकार की स्पर्श रेखाएं अपन ने निकाली है। साथ ही में यदि मैं स्पर्श जीवा की बात करूं तो स्पर्श जीवा का मान भी क्या हो जाता है, टी बराबर 0। जब स्पर्श जीवा का समीकरण का अस्तित्व हो तो टी बराबर 0 ही अपन को कहीं ना कहीं प्राप्त होती है। तो जब भी मैं वक्र की बात करूंगा, यदि परवलय की बात करूंगा तो परवलय के लिए समीकरण हो जाएगी, दीर्घवृत्त की होगी तो दीर्घवृत्त के लिए समीकरण हो जाएगी। जब मैं वृत्त की बात करूंगा तो वृत्त के लिए भी इस तरह समीकरण हो जाएगी। ऐसे अपने जो ध्रुवी की समीकरण होती है, ध्रुवी की समीकरण पे टी बराबर 0 होती है। ध्रुवी की समीकरण ऐसा करेंगे अपन, ध्रुवी के लिए इसके लिए उत्पत्ति करवा लेंगे और ध्रुव का जो निर्देशांक है वो भी अपन अगले क्लास में अपन देखने वाले हैं। इसके बाद में अपन जो महत्वपूर्ण जो निगमन है या फिर जो महत्वपूर्ण रिजल्ट है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही अपना दीर्घवृत्त भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर अगले क्लास अपन अतिप्रवृत्ति के लिए। धन्यवाद।